Yes, you fucking can! I'm scared. Help me. मूवी की स्टार्टिंग में हमें 2027 का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि लगभग 18 साल पहले दुनिया के सभी देशों के बीच वॉर स्टार्ट हो चुकी थी और ये वॉर इतनी खतरनाक थी कि लगभग सभी देशों ने अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग किया था और इस न्यूक्लियर वॉर के असर से दुनिया में बहुत सारी नई नई बीमारियां भी फैली। इस न्यूक्लियर रेडिएशन का सबसे ज्यादा असर ह्यूमन रेस पर हुआ क्योंकि अब पहले जितनी आबादी नहीं बची थी और न्यूक्लियर रेडिएशन का असर औरतों के प्रेगनेंसी पर भी हुआ जिससे कि अब फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी और छोटे छोटे बच्चे भी कम इम्यूनिटी के कारण मारे गए थे। वहीं पिछले 20 सालों से कोई भी नया बच्चा पैदा नहीं हुआ था और औरतें अभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही थीं जिसकी वजह से आबादी भी बहुत कम थी और अब दुनिया के सभी देशों के बीच कोई लीगल बॉर्डर भी नहीं था जिससे सब इधर उधर भाग रहे थे। फिर अगले सीन में हम यूके का सीन देखते हैं जो इस टाइम पर एक ऐसा देश था जिसको एक छोटी सरकार अकेले ही चला रही थी और दूसरे देश के लोग भागकर यूके में घुसने की कोशिश कर रहे थे जिसके कारण यूके में हर जगह आर्मी थी और आर्मी दूसरी जगह से भाग कर आए लोगों को यूके में घुसने से रोकती थी क्योंकि उस टाइम पर लोगों को अजीब सी बीमारियां थी और वो बीमारियां कहीं यूके के लोगों में ना फैल जाएं, इसीलिए वो बाहर से आए लोगों को शेल्टर हाउस में रखते थे। इसके अलावा कई अलग अलग ग्रुप्स बन गए थे जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे और यूके सरकार से विद्रोह भी कर रहे थे। इसके साथ ही कई अच्छे प्रोजेक्ट भी चल रहे थे। अब हम थियोन को देखते हैं जो कि यूके का ही एक नागरिक होता है और वो लंदन के एक ऑफिस में काम करता है। इसके बाद एक फोटो में हम थियोन की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसकी वाइफ जूलिया और उसका छोटा सा बच्चा डेलियन होता है। जूलिया 18 साल पहले ही थियोन से डिवोर्स लेकर कहीं चली गई थी और उनका बच्चा डेलियन प्लेग की बीमारी के कारण मर चुका था। आगे थियोन एक कॉफी शॉप में कॉफी लेने जाता है और जब वो कॉफी ले रहा होता है तभी वो न्यूज में वर्ल्ड के सबसे कम बच्चे के मरने की खबर सुनता है जिससे सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर थियोन कॉफी लेकर उस शॉप से बाहर निकल जाता है। तभी वो कॉफी शॉप एक बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ जाता है लेकिन थियोन इस बात से जरा भी चिंतित नहीं होता है क्योंकि यहाँ ये सब रोज का ही होता है। इसके बाद अगले सीन में थियोन अपने ऑफिस में जाता है जहाँ सभी उस बच्चे की मौत के बारे में सुनकर काफी दुखी होते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर थियोन अपने बॉस से घर पर काम करने के लिए कहता है और थियोन ऑफिस से निकलकर अपने दोस्त जेस्पर से मिलने निकल जाता है जो कि मीट का व्यापारी होता है। आगे फिर जब वो दोनों मिलते हैं तो जेस्पर थियोन को अपने साथ अपने घर ले जाता है जो कि जंगल में बना होता है और घर जाते समय उन्हें रेफ्यूजीज से भरी हुई एक बस दिखाई पड़ती है जो कि कैंप जा रही होती है। तभी वो दोनों रेफ्यूजीज और कॉफी शॉप में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बात करते हैं। फिर थियोन जेस्पर के घर पहुँचता है जहाँ जेस्पर, थियोन और उसकी वाइफ सभी की पुरानी फोटो रखी होती है जिससे हमें पता चलता है कि जेस्पर पहले पॉलिटिकल एक्सपर्ट था और उसकी वाइफ एक न्यूज जर्नलिस्ट थी जो कि अब एक बीमारी के कारण अपनी बॉडी को हिला भी नहीं सकती थी। थियोन कुछ देर वहाँ बैठने के बाद अपने घर चला जाता है। आगे अगले दिन जब थियोन अपने ऑफिस के लिए निकलता है तभी फिशिस ग्रुप के कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि फिशिस ग्रुप का लीडर थियोन की वाइफ जूलिया होती है और वो इमिग्रेंट्स को उनका हक दिलाने के लिए लड़ रहे होते हैं और उनके ग्रुप में अलग अलग देशों के लोग होते हैं। इसके बाद जूलिया थियोन को कुछ रुपए ऑफर करती है और थियोन को उसके बदले एक की नाम की लड़की के नकली पेपर्स बनवाने थे क्योंकि थियोन एक कजिन गवर्नमेंट मिनिस्टर होता है। पहले तो थियोन इस ऑफर के लिए मना करता है लेकिन उसे पैसों की बहुत जरूरत होती है और बाद में वो डील के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद थियोन उस लड़की के पेपर्स बनवा देता है और बाद में फिशिस ग्रुप के लोग उसे और भी ज्यादा पैसे ऑफर करते हैं लेकिन इसके बदले थियोन को की पर नजर रखनी होगी और थियोन इसके लिए भी मान जाता है। तभी जूलिया एक कार का इंतजाम करती है और कार में जूलिया, की और थियोन के अलावा फिशिस ग्रुप के दो और मेंबर ल्यूक और मरियम भी होते हैं। अब वो सभी जंगल में कैंट की तरफ जा रहे होते हैं तभी कुछ लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं और इस हमले में जूलिया को गोली लग जाती है जिससे जूलिया का काफी खून बह जाता है और उसकी कार में ही मौत हो जाती है। इसके बाद ल्यूक बाकी लोगों को वहाँ से बचाकर निकल जाता है लेकिन आगे एक पुलिस की गाड़ी जा रही होती है और वो लोग कार में खून देखकर थियोन की गाड़ी को रोकते हैं लेकिन ल्यूक बहुत ही चालाकी से उन पुलिस वालों को मार देता है। वहीं थियोन ये सब देखकर काफी परेशान होता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इसके बाद वो सभी जंगल में एक जगह रुकते हैं और जूलिया को वहीं दफना देते हैं और प्रार्थना करके वहाँ से चले जाते हैं। अब थियोन काफी दुखी रहता है। इसके बाद वो लोग कई घंटों तक सफर तय करके एक सेफ हाउस में चले जाते हैं जहाँ इस ग्रुप के कई और मेंबर भी होते हैं। अब थियोन को वापस लंदन जाना होता है लेकिन लंदन में सिचुएशन बहुत खराब होती है और अब तक तो ये न्यूज भी फैल चुकी होती है कि जूलिया फिशिस ग्रुप की लीडर थी और वो मारी जा चुकी है और उसके लोग पुलिस वालों को मारकर भाग गए हैं। इसीलिए वो लोग थियोन को वहीं रुकने के लिए बोलते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद की थियोन को एक फार्म हाउस पर बुलाती है और उससे कहती है कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर है क्योंकि जूलिया ने मुझसे सिर्फ तुम पर ही भरोसा करने के लिए कहा था। थियोन को यहाँ कुछ समझ में नहीं आता इसलिए वो की को मना कर देता है और वहाँ से निकलने ही वाला होता है
तभी की उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और थियोन ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि पिछले 18 सालों में किसी को भी बच्चा नहीं हुआ था। इसके बाद वहाँ ल्यूक और कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग की को अंदर लेकर जाते हैं और की के बारे में सभी लोग बैठकर सोचते हैं। तभी थियोन को पता चलता है कि की को चुपके से यूके में लाया गया था क्योंकि वो इस देश की नहीं है, इसीलिए यूके गवर्नमेंट के लिए वो एक इलीगल इमिग्रेंट है और अगर यूके गवर्नमेंट को यह पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो की को अपने कब्जे में ले लेंगे और उसके ऊपर अलग अलग रिसर्च करेंगे ताकि यूके दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाए। इसलिए ही जूलिया उसको ह्यूमन प्रोजेक्ट वाली जगह पर लेकर जाने वाली होती है। ह्यूमन प्रोजेक्ट एक साइंटिफिक ग्रुप होता है जो कहाँ से काम करता है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। ये ह्यूमन प्रोजेक्ट इंसानों की प्रेगनेंसी के बारे में सर्च कर रहा होता है और ये ग्रुप इंटरनेशनल लेवल पर होता है और किसी भी देश के लिए काम नहीं करता है। इसीलिए जूलिया की को भी वहीं पर ले जाने वाली होती है क्योंकि वहाँ पर उसकी बहुत अच्छी तरीके से देखभाल होती और की प्रेगनेंसी का फायदा भी उनको अपनी रिसर्च में मिलता और वहाँ उसका बच्चा भी सुरक्षित रहता। लेकिन ह्यूमन प्रोजेक्ट की प्रॉपर लोकेशन किसी को भी पता नहीं होती है। इसके बारे में जूलिया को भी अपने कॉन्टेक्ट से पता चलता है लेकिन उसकी मौत के बाद किसी को भी ह्यूमन प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में पता नहीं होता है। तभी थियोन उन लोगों से की को यूके गवर्नमेंट के पास लेकर जाने के लिए कहता है लेकिन ग्रुप के सभी मेंबर इसके लिए मना कर देते हैं और ल्यूक उससे उसी सेफ हाउस में रुकने के लिए कहता है और वो की से भी वहीं बच्चा जन्म देने के लिए कहता है। वहीं की उम्र महज 18 साल होती है, इसीलिए वो ल्यूक की बातों में आ जाती है और वहाँ रुकने के लिए हाँ कर देती है। फिर आगे सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं लेकिन रात में गाड़ी की आवाज से थियोन उठ जाता है। वो नीचे चुपके से जाता है और वहाँ ल्यूक और बाकी कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनता है। थियोन उनकी बातों को चोरी से सुनता है और उनकी बातों से थियोन को पता चलता है कि जूलिया की मौत ल्यूक और उसके बाकी साथियों ने जानबूझकर की थी ताकि ल्यूक फिशिंग ग्रुप का लीडर बन सके। और इसके बाद वो लोग थियोन को मारने का प्लान कर रहे होते हैं और वो की डिलीवरी इधर इसलिए कर रहे हैं जिससे वो अपनी इमिग्रेंट्स की लड़ाई में उसके बच्चे का पॉलिटिकल तौर पर यूज कर सके और यूके की गवर्नमेंट के साथ सौदा कर सके। उन्हें की और उसके बच्चे की कोई चिंता नहीं होती है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन जूलिया को कहीं न कहीं ये बात पता होती है कि ग्रुप के बाकी लोग गद्दार हैं, इसीलिए ही वो की को सिर्फ थियोन के ऊपर भरोसा करने के लिए कहती है। इसके बाद थियोन की और मरियम को उठाकर वहाँ से उन्हीं की कार से भाग जाता है और वहाँ से भागने के बाद वो जेस्पर के घर जाता है। जिसके बाद जेस्पर को भी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है और वो उन लोगों को वहीं रुकने के लिए कहता है। फिर एक दिन का रेस्ट लेने के बाद वो लोग वहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि ह्यूमन प्रोजेक्ट एक शिप पर काम कर रहा है और उस शिप का नाम द टुमारो है जो वैक्सीन नाम के रेफ्यूजी कैंप के पास आने वाला होता है। इसलिए उन लोगों को वहाँ तक पहुँचना होगा और वहाँ तक जाने के लिए जेस्पर उनको अपने दोस्त सिड की मदद लेने के लिए कहता है। सिड उसी वैक्सीन रेफ्यूजी कैंप का गार्ड होता है और जेस्पर थियोन को समझाता है कि तुम लोगों को उससे मिलने पर एक रेफ्यूजी की तरह ही बर्ताव करना होगा। इसके बाद जेस्पर को कैमरे में ल्यूक और उसके साथी आते हुए दिखाई पड़ते हैं। तभी वो थियोन की और मरियम को वहाँ से निकाल देता है। फिर जब ल्यूक और उसके बाकी साथी वहाँ आते हैं तो वो जेस्पर से थियोन का पता पूछते हैं लेकिन जेस्पर कुछ भी बताने से उन्हें साफ इनकार कर देता है, जिससे ल्यूक जेस्पर की पत्नी को मार देता है और जेस्पर को भी मारने लगता है। वहीं ये बात थियोन एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा होता है। वो बहुत दुखी हो जाता है और अब थियोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उसे कार में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर थियोन जेस्पर के बताए हुए लोकेशन पर जाता है। वहाँ एक पुराने स्कूल की बिल्डिंग होती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ सिड आता है और थियोन उसे बताता है कि उसे जेस्पर ने भेजा है और हमें वैक्सीन रिफ्यूजी कैंप जाना है। अभी तक सिड को की प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं होता है। फिर थियोन उसे बोट के बारे में पूछता है और सिड उनकी मदद करने के लिए हाँ कर देता है और उन्हें कैंप के बॉर्डर पर एक बस में छोड़ देता है। इसके बाद ये तीनों उस बस में बैठते हैं लेकिन जब बस कैंप के चेक पॉइंट पर पहुंचती है तभी की को अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम चल रहा था और वो जोरों से बस के अंदर ही चिल्लाने लगती है। इसके कारण चेक पॉइंट पर गार्ड की नजर उस पर चली जाती है और वो गार्ड उसे बाहर निकालने के लिए आता है। लेकिन तभी मरियम जानबूझकर उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती है और मरियम जोरों जोरों से ईश्वर का नाम लेने लगती है। ये देखकर वो गार्ड बहुत गुस्से में आ जाता है और मरियम को बस से बाहर निकाल देता है और खुद भी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो बस कैंप के अंदर चली जाती है और थियोन और की दोनों रिफ्यूजी कैंप में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि थोड़ी देर के लिए थियोन से बिछड़ जाती है लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से मिल जाते हैं और एक मैरी नाम की एक और औरत से मिलते हैं जिसका एड्रेस जेस्पर ने उसे दिया था। इसके बाद थियोन मैरी से एक प्राइवेट रूम एक रात के लिए रेंट पर लेता है। फिर उसी रूम में की अपने बच्चे को जन्म देती है और उसे एक लड़की होती है। आगे अगले दिन वहाँ सिड आता है और वो थियोन को बताता है कि बाहर फिशिस ग्रुप और ब्रिटिश मिलिट्री के बीच एक जंग स्टार्ट हो चुकी है और इस ग्रुप के लोगों ने कैंप में एंट्री कर ली है और वो लोग की को ढूंढ रहे हैं। तभी सिड को पता चल जाता है कि को एक बच्चा हुआ है। इसके बाद सिड थियोन और की दोनों को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहा होता है। अब वो सिर्फ अपना फायदा देखता है लेकिन तभी थियोन कार की बैटरी से उसे मार डालता है और थियोन की और मैरी के साथ वहाँ से भाग जाता है। वहीं बाहर बहुत गन फायरिंग हो रही होती है। तभी थियोन मैरी से एक बोट के बारे में पूछता है और मैरी उन्हें अपने साथ एक घर में ले जाती है जहाँ की फैमिली बहुत अच्छी होती है और वो लोग थियोन और की को कुछ खाने पीने के लिए भी देते हैं। इसके बाद मैरी बोट का इंतजाम करती है। फिर जब वो लोग बोट के लिए निकलते हैं तभी वहाँ नीचे ल्यूक आ जाता है
और वो की और उसके बच्चे को किडनैप करता है और उसे अपने साथ एक बिल्डिंग में ले जाता है, लेकिन मिलिट्री उसके ऊपर लगातार फायरिंग कर रही होती है। इन सब में थियोन बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो उठता है तब वो मिलिट्री की फायरिंग पॉइंट को देखकर समझ जाता है कि लियो किस बिल्डिंग में छुपा हुआ है। बिल्डिंग में काफी सारे रेफ्यूजी भी होते हैं और इस फायरिंग के बीच सभी बहुत डरे हुए होते हैं। की का बच्चा भी बहुत रो रहा होता है, तो उस बच्चे की आवाज से थियोन उस रूम में पहुंच जाता है जहां लियो की को रखे होता है। थियोन की और उसके बच्चे को उठाता है और उसको लेकर जाने वाला होता है। तभी थियोन लियो को बताता है कि पहले ही तुम्हारे कई साथी मारे जा चुके हैं और तुम ये लड़ाई जीत नहीं पाओगे, और फिर थियोन की को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद बिल्डिंग में सभी लोग की के बच्चे को बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों में किसी ने भी कोई बच्चा नहीं देखा था। इसलिए जितने भी रिफ्यूजी लोग होते हैं वो सभी बच्चे को बहुत ध्यान से देखते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। बच्चे को छूने की कोशिश भी करते हैं। वो लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं। फिर जब थियोन और की नीचे पहुंचते हैं तो आर्मी के लोग भी बच्चे को देखकर चौंक जाते हैं और वो लोग कुछ देर के लिए फायरिंग रोक देते हैं। उनकी फायरिंग बंद होने के कारण दूसरे साइड से भी फायरिंग नहीं होती है। इसके बाद जैसे ही ये तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, फायरिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से बाहर निकलते ही थियोन मैरी से मिलता है। मैरी उन्हें एक बोट देती है। फिर थियोन की और उसका बच्चा बोट में बैठते हैं, लेकिन मैरी उनके साथ नहीं आती और ये लोग उस रेफ्यूजी कैंप से बाहर निकल जाते हैं। तभी इनको आर्मी के बड़े बड़े जेट दिखते हैं जो कि उस कैंप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद की बोट में बहुत सारा खून देखती है। तभी उसे पता चलता है कि थियोन को गोली लगी है और वो काफी घायल है। फिर की थियोन को बताती है कि उसने अपने बच्चे का नाम डैनियल रखा है, जो कि जूलिया और थियोन के बेटे का नाम था। थोड़ी ही आगे जाने के बाद उन्हें द टुमारो शिप दिख जाती है जो कि ह्यूमन प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। की अब बहुत खुश होती है क्योंकि वो बच गई है और अब उसके बच्चे को भी कोई खतरा नहीं है। मूवी के लास्ट सीन में की थियोन को उठाने जाती है, लेकिन थियोन तब तक मर चुका होता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।